बहू बेटे वर्सेस गवार पड़ोसन के बहू बेटे का संस्कार। सुबह के 9 बज चुके थे, पर अब तक आशा को ब्रेकफास्ट नहीं मिला था। और जब वो अपनी बहू को ब्रेकफास्ट के लिए कहती है तो शीतल अपनी सास को सैंडविच देती है। भाई मुझसे तो इतनी सुबह खाना बनता नहीं, इसलिए मैं घर में नौकरानी रखने की सोच रही हूँ। फिलहाल मैंने बीटरूट का सैंडविच बनाया है, खा लो, सेहत के लिए अच्छा होता है। गुड मॉर्निंग माय लव। तो आज क्या है ब्रेकफास्ट में? सैंडविच? बेटा तू बोल तो ऐसे रहा है जैसे बहू ने 56 भोग बना कर रख दिया। अरे रोज नाश्ते में तो ये सैंडविच ही बनाती है, ये नहीं कि कभी पराठे भी खिला दे। ओ प्लीज मॉम, समझा करो। मैं और शीतल काम करते हैं, जमाना बहुत मॉडर्न हो गया, आप भी थोड़ा मॉडर्न हो जाओ। अपने मॉडर्न बेटे बहू और सैंडविच को देखकर आशा का मुंह बन जाता है। कुछ देर में रवि और शीतल ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। पूरे दिन अकेली घर में आशा बोर हो रही होती है, इसलिए वो कुछ देर के लिए घर से बाहर निकलती है और मोहल्ले की कुछ औरतों से बात करती है। तभी मोहल्ले में एक नया परिवार आता है और जब आशा उस परिवार को देखती है तो उनसे बात करती है। लगता है आप लोग गांव से शहर आए हैं, तभी तो आपकी बहू ने साड़ी पहन रखा है, वरना इस सोसाइटी की तो सारी ही बहुएं मॉडर्न हैं और नौकरी करती हैं। नहीं बहन, ऐसा नहीं है, हम लोग तो शुरू से ही शहर में रहते आ रहे हैं। वो तो मेरे बेटे की नौकरी ऐसी है कि हमें इस शहर से उस शहर भटकना पड़ता है, पर अब मेरे बेटे ने बात कर ली है, अब हम यहीं पर हमेशा रहेंगे, हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए माँ जी, शाम होने वाली है, हम अपने पड़ोसियों से कल मुलाकात करेंगे। माफ करना आंटी, रात होने को है और हमें बाहर का खाना पसंद नहीं, तो सबसे पहले सामान ठीक करके मुझे खाना बनाना है। वैसे भी माँ जी की तबीयत ठीक नहीं रहती। अपनी नई पड़ोसन की बहू के संस्कार देखकर आशा को बहुत अच्छा लगता है और वो अपने घर जाती है। कुछ ही देर में उसके बहू बेटे बाहर से खाना लेकर घर आते हैं। बाहर का खाना देख आशा को बहुत गुस्सा आता है। आज फिर से बाहर का खाना? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे बढ़िया से बढ़िया बाहर का खाना हजम नहीं होता। अगर बहू से खाना नहीं बनाया जाता तो मुझे बता देता, इस उम्र में मैं खुद ही बना लेती। माँ जी, आप बेकार ही नाराज हो रही हो। आपको समझना चाहिए कि आपकी बहू बेटे औरों की बहू बेटों की तरह घर में नहीं पड़े रहते। अब तुम ही बताओ रवि, मैं घर संभालू या ऑफिस? बहू मेरे बेटे से क्या पूछती है? मैं तुझे कहती हूँ तू अपना वो ऑफिस ही संभाल, घर परिवार की तो तुझे चिंता ही नहीं है। पता नहीं तुम दोनों इतने पैसे लेकर क्या करोगे। घर एक पत्थर से नहीं, परिवार से बनता है, सुख शांति से बनता है। समय यूं ही गुजरता है और अब हमेशा आशा अपने लिए खुद ही तीनों टाइम का खाना बनाती। देखते ही देखते शीतल अब घर का कोई काम नहीं करती, यहाँ तक कि शाम को भी आकर आशा के हाथों का बनाया हुआ खाना खाकर आराम से सो जाया करती। ऐसे ही एक दिन आशा घर के बाहर साफ सफाई कर रही होती है तो वहीं पूजा अपनी सास शांति के सर में तेल लगा रही होती है और शांति जब आशा को घर के काम करते हुए देखती है तो उससे कहती है, आशा बहन, तुम्हारे भी तो बहू बेटे हैं, फिर भी तुम इस उम्र में घर के काम कर रही हो। बहन, मेरे बेटे बहू नौकरी करते हैं, उन्हें टाइम नहीं मिलता। अकेली पूरे दिन घर में बोर हो जाती हूँ, इसलिए काम कर लेती हूँ। तुम्हारी बहू कितनी अच्छी है, काश कि मेरी बहू भी ऐसी ही होती। आंटी, काम तो होते रहेंगे, आप भी आ जाओ, मैं आपके भी सर में तेल लगा देती हूँ। पूजा के कहने पर आशा सारे काम छोड़कर पूजा के पास जाती है। अब पूजा आशा के भी सर में तेल लगाती है और रात को जब उसके बहू बेटे आते हैं तो आशा अपनी पड़ोस की बहू की तारीफ करती है। मेरे मॉडर्न बहू बेटे से तो अच्छे उस गवार शांति के बहू बेटे हैं, क्या संस्कार है उसकी बहू के। देख रहे हो रवि, कैसे तुम्हारी माँ उस गवार औरत के साथ रहकर गवार बनती जा रही है। माँ जी, आप भी पढ़ी लिखी हैं, शुरू से शहर में रही हैं, फिर भी आप इस तरह की बातें कर रही हैं। अब आप क्या चाहती हैं कि मैं उस गवार शांति आंटी की बहू की तरह घर में बैठ जाऊँ, साड़ी पहनूं और खाना बनाती रहूं? हाँ, रही हूँ मैं शुरू से शहर में, पर फिर भी मैं तुझ जैसी मॉडर्न औरत से अच्छी हूँ। गांव की गवार शांति बहन बचपन से अपने बच्चों के साथ गांव में रही, पर उसने अपने बेटे को ऐसे संस्कार दिए कि आज उसका बेटा शहर में काम कर रहा है, सरकारी नौकरी है, और वो लोग गांव से नहीं शहर से ही आए हैं। काश कि मैंने भी अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए होते तो आज मेरी बहू मुझसे बदतमीजी न कर रही होती। एक बार फिर दोनों सास बहू में बहस हो जाती है, जिस वजह से पिछले कुछ दिनों तक आशा और शीतल आपस में बात नहीं करते और न ही अब आशा अपनी बहू बेटों के लिए खाना बनाती है। ऐसे ही एक दिन जब पूजा खाना बना रही होती है तो आशा को खुशबू आती है और वो उसके घर। माफ करना, पर तुम्हारे खाने की खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। पालक पनीर बना रही हो ना? हाँ आंटी जी, दरअसल पंकज को और माँ जी को मेरे हाथों के पालक पनीर बहुत पसंद है। अब आप आ गई हैं तो खाना खा कर जाना। पूजा, पंकज और शांति के कहने पर आशा दोपहर में उन्हीं के घर खाना खाती है और शाम को भी जब पूजा पूरी और आलू की सब्जी बनाती है तो थोड़ा आशा को देकर चली जाती है और आशा अपने बहू बेटों को दिखाकर खाते हुए कहती है, भाई मेरे गवार पड़ोसन की संस्कारी बहू ने तो मुझे शाम का भी खाना दे दिया। अब तुम मॉडर्न पति पत्नी देखो अपना खाना।
माँ, हमें तो अब लगता है कि हम आपके बेटे बहू नहीं, वो लोग आपके बेटे बहू हैं। याद रखना, आप दूसरों के बेटे बहू को कितना ही प्यार क्यों ना कर लो, पर काम अपने ही बेटे बहू आते हैं। रवि अपनी माँ को खरी खोटी सुनाकर शीतल के साथ डिनर करने के लिए चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और आशा की तबीयत खराब हो जाती है। घर में जब कोई नहीं होता तो पूजा ही आशा के घर जाकर उसके पैर दबाती, उसे डॉक्टर के पास ले जाती। ऐसे एक दिन रवि और शीतल घर में होते हैं और उस दिन काम करते हुए घर के बाहर आशा बेहोश होकर गिर जाती है। ये देख शीतल और रवि डर जाते हैं, पर पूजा वहाँ आती है और उनसे कहती है, माँ जी, आंटी जी बेहोश हो गई, हो ना हो इनका बीपी फिर से डाउन हो गया होगा। आप जल्दी से इनकी बीपी की दवाई लेकर आओ, अपने कमरे में रखिए। और पंकज जी, आप डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर शर्मा की दवाई इन्हें सूट करती है। तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता? ये मेरी माँ है, मैं अपनी माँ का ख्याल रख लूंगा। वो तो देखिए रहा भाई साहब कि तुम अपनी माँ का कितना ख्याल रखते हो। अगर ख्याल रख रहे होते ना तो अभी तुम्हारी बीवी अंदर से दवाई लेकर आती और तुम्हें पता होता तुम्हारी माँ को क्या हुआ है। भाई, जिनके मॉडल बहू बेटे होते हैं उन सास ससुर का यही हाल होता है। बेचारी आशा बहन हमेशा से बस यही तो चाहती है कि उसकी बहू काम करे, घर में भले ही महारानी की तरह रहे पर दो प्यार के बोल बोले, वो उससे बात करे, उसका ख्याल रखे, उसके भी घर में हंसी ठिठोली की आवाज आए। पर हमेशा इनके घर से कलेश की आवाज आई है। हमेशा तुम दोनों ने अपनी माँ को भला बुराई सुनाया है। वो तो पूजा बहू है कि तुम्हारी माँ की देख रेख कर रही है, वरना आशा बहन की हालत कब की खराब हो चुकी होती। आसपास के लोग जब रवि और शीतल को ताने देते हैं तो उनकी नजरें शर्म से झुक जाती हैं। तो वहीं पंकज अपने परिवार के साथ शीतल रवि के साथ आशा को अस्पताल ले जाता है। साथ ही रवि और शीतल की आंख खुल जाती है और जब आशा कुछ दिनों बाद घर आती है तो रवि और शीतल अच्छे से अपनी माँ का ख्याल रखते हैं। मिसेज ओब्रॉय के 4 बेटे वरुण, सिद्धार्थ, देव और अखिल थे। वो चारों अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर थे। मिसेज ओब्रॉय ने नौकरानी के काम के लिए किसी को बुलाया था। सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है और तुम कहाँ की रहने वाली हो? मैडम, मैंने बीकॉम किया हुआ है और मैं यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है रामपुर गांव, वहां की रहने वाली हूँ। इतना सुनते ही मिसेज ओब्रॉय का पारा हाई हो गया। वो तुरंत खड़ी हो गई और उससे बोली, निकल जा यहाँ से गवार कहीं की। मैंने अपनी टीम को बोला था कि नौकरानी शहर की होनी चाहिए, ना कि गांव की। चल भाग यहाँ से। वो लड़की उससे कुछ बोल नहीं पाई और वहां से चली गई। इतने में मिस्टर ओब्रॉय वहां पर आ गए। ये क्या बदतमीजी है? अगर खाना बनाने वाली गांव की होगी तब तो और अच्छी बात है ना। गांव की लड़कियां अच्छा खाना बना लेती हैं। तुम्हें जैसी लड़की रखनी है रखो, लेकिन कम से कम किसी के इंसल्ट तो मत किया करो। तुम भूल गई कि तुम भी एक गांव की ही लड़की हो। मुझे अपने घर में गवार लड़की नहीं चाहिए, बस। इतने में घर की डोरबेल बजी। मिस्टर ओब्रॉय ने दरवाजा खोला, जिसे देखकर मिस्टर एंड मिसेज ओब्रॉय हैरान रह गए, क्योंकि उनके चारों बेटे शादी करके आए थे। आओ आओ बेटा, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रही थी। अच्छा हुआ तुम लोगों ने बेंगलुरु में ही शादी कर ली। मिस्टर और मिसेज ओब्रॉय ने अपनी बहुओं का गृह प्रवेश कराया और अंदर ले आए। वरुण, सिद्धार्थ, देव, अखिल, बहुओं का इंट्रोडक्शन तो दो। माँ, मैंने आपको फोन पर ही बताया था ना कि हम चारों ने बहुत संस्कारी लड़कियां पसंद की हैं। हाँ हाँ, मेरी बहुएं देखने में तो लाखों में एक लग रही हैं, लेकिन अपने घर परिवार के बारे में तो बताओ। हम लोग इतने भी मॉडर्न नहीं हो गए हैं कि एक दूसरे के परिवार के बारे में ना जान सके। माँ, अब आपकी बहुएं अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगी। अम्मा, हमारा नाम शीतल है, हमारे गांव का नाम है ढोलकपुर। अम्मा बाबूजी, हमारा नाम है सीता और हमें गोबर के उपले बनाना बहुत अच्छा लगता है। और अम्मा, हमारा नाम है मीना, हम बचपन से ही गाय भैंस चराते आ रहे हैं। गाय भैंस चराना हमको बहुत ही ज्यादा पसंद है। इससे पहले कि चौथी बहू यानी सावित्री कुछ बोल पाती, मिस ओब्रॉय ने उसे रोक दिया। बस करो, मुझे नहीं जानना तुम गवारों के बारे में और कुछ भी। इतना सुनते ही उसका बेटा सिद्धार्थ बोला, माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? अभी तो आप बहुत प्यार से बात कर रही थी, अचानक क्या हो गया? मैं बताता हूँ बेटा, तुम लोगों को तो पता ही है कि तुम्हारी माँ को गांव के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। इसीलिए तुम लोगों के इस फैसले से मैं बहुत खुश हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू। आज जितनी शिद्दत से गांव की लड़कियां प्रेम करती हैं, उतना शहर की लड़कियां नहीं करती। हम बाहर रहकर सब कुछ देख चुके हैं, इसीलिए इन्हें पसंद किया हमने, और हमने आपसे पूछकर ही शादी की, बिना पूछे नहीं की। पर तुम लोगों ने ये तो नहीं बताया था ना कि ये लड़कियां गवार है। क्या गवार गवार लगा रखा है तुमने? ये लड़कियां पढ़ी लिखी संस्कारी हैं। तुम क्या चाहती हो कि हमारे बेटे इन्हें तलाक दे दे और हमारी समाज में बदनामी हो? गुस्से में उसकी माँ अपने कमरे में चली गई। अगले दिन मिस ओब्रॉय की एक सहेली और पड़ोसी रानी उनके घर आई, जो कि बहुत परेशान लग रही थी। मेरी तो जिंदगी नरक हो गई। अरे क्या हुआ रानी, अब तुझे किस बात की प्रॉब्लम? तेरे बेटे की शादी भी हो गई। इसी वजह से तो जिंदगी नरक हो गई है।
अगर बहू अच्छी ना मिले तो जिंदगी नरक हो ही जाती है। मिस ओबरॉय अपनी फ्रेंड रानी से बातचीत कर ही रही थी, तभी थोड़ी देर बाद मिस ओबरॉय की चारों बहुएं चाय नाश्ता लेकर एक साथ वहां पर आ गईं। नमस्ते आंटी, पहले आप लोग चाय नाश्ता कर लीजिए, बाकी बातें बाद में कीजिएगा, क्योंकि हमारे देश के संस्कार हैं कि हमारे घर में जो भी मेहमान आए पहले जलपान करें, उसके बाद बातें। जीती रहो बहू। मिस ओबरॉय, आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है, आपको तो बहुत संस्कारी बहुएं मिली हैं। इससे पहले कि मिस ओबरॉय अपनी बहुओं की बुराई कर पाती, उतने में रानी की बहू शॉर्ट्स पहनकर अपनी सहेलियों के साथ उनके घर में घुस आई। सासू माँ, आप यहाँ गप्पे लड़ा रही हो? मैंने आपको बताया था ना कि मुझे अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में जाना है। चुपचाप अपने घर में बैठिए, घर पर कोई नहीं है। बहू तुम जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं तो जा रही हूँ, घर का दरवाजा खुला पड़ा है, घर में चोर घुस जाए तो मुझे मत कहना। रानी बिना चाय नाश्ता किए वहां से उठकर अपने घर चली गई। देखा तुमने, रानी की बहू गवार नहीं है, वो शहर की है, पर वो कितना रिस्पेक्ट देती है अपने घर वालों को, वो तुमने देख ही लिया। पिताजी, बहू चाहे शहर की हो या गांव की, कौनो फर्क नहीं पड़ता है। कभी कभी गांव की बहुएं भी बदतमीज निकल जाती हैं, तो कभी कभी शहर की बहुएं भी बदतमीज निकल जाती हैं। मिसेस ओबरॉय मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई। शाम के वक्त चारों बहुएं बालकनी में खड़ी होकर बाहर का नजारा देख रही थी। बहनों, देखो ना कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनी हुई है, पर बाहर कोई नहीं दिखाई दे रहा। शहर में सब लोग घर के अंदर ही रहते हैं, खुले आसमान के नीचे कोई नहीं दिखाई देता। दिखाई तो दे रहा है, वो देखो ना, सांड घूम रहा है बाहर। हाँ, शहरों में जानवर आजाद घूमते हैं और इंसान घरों में जेल की तरह बंद रहता है। तभी उन चारों की नजर रानी की बहू पर गई। उसकी सहेलियां उसे छोड़कर चली गई। वो नशे में लग रही थी, तभी एक सांड ने उसे दौड़ा दिया। ये चारों बहुएं भागकर नीचे गई। सीता बीच में आ गई और सांड के माथे पर प्यार से हाथ रखा और वो सांड वहां से चला गया। थैंक यू सो मच, आपने मेरी जान बचा ली, वरना ये सांड उठाकर अभी मुझे पटक देता। इतने में वहां पर चिंकी की सास रानी और मिसेज ओबरॉय भी आ गई। जुग जुग जियो बहू, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, बीच में तू आ गई लेकिन तुम चारों को सांड ने कुछ नहीं किया। माँ जी, हम चारों लोग जानवरों के साथ ही पले बढ़े हैं, हमें अच्छी तरह से पता है कि जानवरों का मूड कब खराब होता है और उनका मूड कैसे सही किया जा सकता है। बस प्रेम से हाथ रखो बिना डरे और वो चले जाते हैं। खैर, धीरे धीरे सभी मोहल्ले वाले बाहर आ गए। सभी ने उन चारों बहुओं की खूब तारीफ की। अगले दिन जब चिंकी का नशा उतरा तब वो चारों बहुओं से मिलने आई। आप लोगों को मैंने पहली बार देखा है, आंटी ने अपने चारों बेटों की शादी में मुझे बुलाया ही नहीं था। अब उन चार गवार बहुओं की दोस्ती चिंकी के साथ हो गई। एक हफ्ते के अंदर ही चिंकी का बिहेवियर पूरी तरह से बदल गया। अब उसने दारू पीना बंद कर दिया और एक संस्कारी लड़की बन गई। एक रोज रानी मिसेज ओबरॉय से मिलने आई। मिसेज ओबरॉय, मैं आपकी बहुओं को धन्यवाद करने आई हूँ। जिसे मैं और मेरा बेटा नहीं सुधार पाया, उस लड़की को तेरी बहुओं ने सुधार दिया। ये देखकर मिसेज ओबरॉय को अपनी गलती का एहसास अब धीरे धीरे होने लगा था। बहू, मुझे माफ कर देना, मैं भी बचपन में गांव में ही रही हूँ, पर मेरे आसपास की जितनी लड़कियां थी सब बदतमीज थीं। इसीलिए मेरे अंदर ये बैठ गया था कि गांव की लड़कियां अच्छी हो ही नहीं सकती। पर तुम दोनों ने मेरे विचार बदल दिए, यहाँ तक कि रानी की बहू को भी तुमने बदल दिया, जिसे बदलना बिल्कुल नामुमकिन था। आप गलत बोल रही हैं माँ जी, हर इंसान अंदर से अच्छा ही होता है। भगवान किसी को बुरा बनाकर पैदा नहीं करता, लेकिन आसपास की सोसाइटी से इंस्पायर होकर वो भी वैसे ही ढलना चाहता है, इसीलिए वो बर्बाद हो जाता है। इस समाज ने चिंकी के अंदर जो भर दिया था, हमने बस उसे निकाल दिया और एक अच्छी चिंकी बाहर आ गई। सोसाइटी के सेक्रेटरी ने शाम को एक फंक्शन रखा है जिसमें हमारी बहुओं को सम्मानित किया जाएगा। सबने देखा था कि कैसे उस खतरनाक सांड से हमारी बहुओं ने महिला होने के बावजूद उसे बचा लिया, वो भी बिना उस सांड को कोई हानि पहुंचाए। शाम को पूरी सोसाइटी वालों की तरफ से उन चारों बहुओं को सम्मान दिया गया, जिससे ओबरॉय परिवार का नाम और ज्यादा रोशन हो गया। आज के बाद मिस्टर ओबरॉय की चारों बहुओं की दोस्ती सोसाइटी की हर लड़की के साथ होनी चाहिए, ताकि सभी के अंदर सोया हुआ संस्कार वापस आ सके। इस तरह से मिसेज ओबरॉय की गलतफहमी खत्म हो गई कि गांव की लड़कियां गंवार ही होती हैं। इसके बाद चारों बहुएं बहुत ही प्रेम के साथ अपने परिवार के साथ और पूरी सोसाइटी के साथ रहने लगी। गायत्री की दो बहुएं थी। बड़ी बहू पारुल जो कि गरीब घर से थी और छोटी बहू हिमानी जो कि अमीर परिवार से थी। गायत्री की दोनों ही बहुएं गर्भवती थी और दोनों को ही 8 महीने पूरे हो चुके थे। इस खुशी में गायत्री ने अपनी दोनों बहुओं की गोद भराई की रस्म रखी थी। उन दोनों के मायके वाले उनके लिए तोहफे लेकर आते हैं, जहाँ हिमानी की अमीर माँ गरीब बहू पारुल की गरीब माँ को गरीबी का ताना कसते हुए कहती है,
ये क्या, अपनी बेटी की गोद भराई में तुम ये क्या 1 किलो का घी का डिब्बा लेकर आ गई? भला ये कोई तोहफा होता है? एक मुझे देखो, मैं अपनी बेटी के लिए सोने का हार, महंगे कपड़े, ढेर सारी मिठाइयाँ और फल फ्रूट्स लेकर आई हूँ। तुम्हारी तरह नहीं, 1 किलो घी उठाया और आ गई बेटी की गोद भराई में। क्या माँ, तुम भी इन गरीबों को ये सब बता रही हो? फिर उन दोनों की सास गायत्री बोली, ये सब बातें छोड़िए ना बहन जी, और यहाँ आकर बैठ जाइए, मैं अभी कुछ नाश्ता पानी लाती हूँ। कुछ देर बाद उनकी गोद भराई की रस्म होती है, जहाँ अमीर रमोला सिर्फ अपनी बेटी के लिए तोहफे लाई थी। वहीं गरीब लता अपनी बेटी पारुल के साथ साथ उसकी देवरानी हिमानी के लिए भी घी लेकर आई थी। ले बेटी, ये घी तेरे लिए। गैया जो रोज रोज थोड़ा थोड़ा दूध देती है, उसी के माखन का घी बनाना शुरू कर दिया था। तुम दोनों के लिए जब से ये खुशखबरी मिली थी। नहीं 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 नहीं, मैं ये लोकल घी नहीं खाती, बल्कि ब्रांड का ही घी खाती हूँ। मुझे नहीं खाना ये, आप इसे ले जाइए। अच्छा देखो, ये मैं तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए मॉल से महंगे कपड़े और ये खिलौने लेकर आई थी। ओ माँ, लेकिन इन सब की क्या जरूरत थी? अरे मेरी बेटी का पहला बच्चा है, तो इन सब की जरूरत कैसी नहीं थी? पारुल बेटा, मैं तुम दोनों के लिए ये गोंद के लड्डू बना कर लाई थी। इस हालत में ये खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। हिमानी बेटी, तुम भी खा लेना। नहीं 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 नहीं, मैं ये सब नहीं खाती। ठीक है बेटी, जैसा तुम्हें ठीक लगे। वैसे पारुल बेटी, इस हालत में भी घर के काम करती रहना, इससे हमारा शरीर ज्यादा ठीक हो जाता है और बच्चा होने में आसानी होती है। यही बात तो मैं दोनों बहुओं को समझाती हूँ बहन जी, लेकिन मेरी बेटी को काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो बेटी बस आराम करना। माँ, तुम कितनी अच्छी हो, मुझे कितना समझती हो। नहीं तो मेरी ये सास तो हर वक्त मेरे पीछे ही पड़ी रहती है कि बहू ये कर ले, वो कर ले। तू चिंता मत कर, तेरी माँ अमीर घर की है, मैं तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। इसी तरह खट्टी मीठी नोक-झोंक के साथ दोनों बहुओं की गोद भराई हो जाती है और सब मेहमान वापस चले जाते हैं। कुछ दिन बाद रमोला अपनी बेटी के लिए ट्रक भरकर सामान भिजवाती है, जिसमें बच्चे का पालना, उसके कपड़े, खिलौने और अलमारी जैसी खूब सारी चीजें होती हैं। अपने अमीर मायके का ये रुतबा देख अब हिमानी और भी घमंड में रहने लगती है। वो घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती, जबकि गरीब बहू पारुल अभी भी घर के सारे काम अकेले ही करती है। मेरी बड़ी बहू भी गाय है गाय, जेठानी होकर भी सारा काम खुद ही करती है। और एक मेरी वो अमीर बहू, उसे तो आराम करने से ही फुर्सत नहीं है। सारा दिन ऐसे ही बिस्तर पर पड़ी रहती है जैसा बच्चा जन्ने वाली है इस दुनिया की पहली औरत है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रोज, माँ जी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लगता है समय आ गया अस्पताल जाने का। तू चिंता मत कर बहू, मैं अभी अशोक को फोन कर देती हूँ, हम तुझे अस्पताल लेकर चलते हैं। कुछ देर बाद उसे सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ वो नॉर्मल डिलीवरी से एक बेटे को जन्म देती है। फिर अगले दिन हिमानी को भी लेबर पेन शुरू हो जाता है। सास उसे सरकारी अस्पताल लेकर जाती है, जहाँ वो सरकारी अस्पताल को देखकर कहती है, नहीं माँ जी, मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस बेकार से सरकारी अस्पताल में हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे यहाँ अपने बच्चे को जन्म नहीं देना। मैं कल को फोटो सोशल मीडिया पर डालूंगी तो मेरी फ्रेंड्स क्या कहेंगी। मैं अभी अपनी माँ को फोन करती हूँ, वही मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाएगी। नहीं नहीं, मैं अंकुर को बोलती हूँ, वो वहाँ से अकाउंट में पैसे भेज देगा, तेरी डिलीवरी प्राइवेट में ही होगी। सास उसे प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ ऑपरेशन से उसका बच्चा होता है और पूरे 1 लाख का बिल बन जाता है। दोनों बहुओं की डिलीवरी की खबर मिलते ही उन दोनों की माँ वहाँ आ जाती है, जहाँ अमीर बहू की माँ उससे मिलकर वहाँ से निकल जाती है। वही गरीब बहू की माँ गायत्री से कहती है, मैं जानती हूँ बहन जी, आपकी दोनों बच्चों की देखभाल के लिए मुश्किल हो गई, इसलिए आपकी मदद के लिए मैं कुछ दिन यहीं रहूँगी। ये सुनकर गायत्री खुश होती है। अब वो दोनों बहुओं को लेकर घर आ जाती है, जहाँ नॉर्मल डिलीवरी होने के चलते पारुल आराम से अपने बच्चे को दूध पिला पा रही थी। वहीं अमीर बहू को ऑपरेशन के चलते बड़ी दिक्कत हो रही थी। ऐसे ही एक रोज उसका बच्चा पालने में रो रहा था, तभी वहाँ पारुल अपने बेटे को गोद में उठाए आती है। वो अपने बेटे को बिस्तर पर रखती है, फिर उसके बच्चे को पालने से उठाकर उसकी गोद में देती है। लो अब इसे दूध पिलाओ। हिमानी उसे दूध पिलाती है। मैं भी कैसी माँ हूँ, ऑपरेशन हुआ है तो अपने बच्चे की मालिश भी नहीं कर पा रही। तभी वहाँ उसकी सास और जेठानी की गरीब माँ भी आ जाती है। इसीलिए कहती थी बहू कि थोड़ा काम काज कर ले घर का। अगर तूने भी अपने शरीर से उस वक्त काम कर लिया होता तो आज तेरी भी नॉर्मल डिलीवरी होती और तू भी अच्छे से अपने बच्चे का ध्यान रख पाती। खैर कोई नहीं, तुम चिंता मत करो बेटी, मैं हूँ ना, अब मैं तुम्हारे बच्चे की मालिश भी कर दिया करूँगी। मुझे माफ कर दीजिए, अगर मैं उस वक्त माँ जी आपकी बात सुन लेती तो आज मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी होती। कुछ दिन बाद रमोला अपनी बेटी से मिलने आती है तो हिमानी उसे अच्छे से सुनाती है।
कोई जरूरत नहीं है माँ ये सब नाटक करने की। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुम कहाँ थी? उस वक्त तो आप अस्पताल से देखते ही ऐसे भाग गई कि कहीं आपको और भाभी को मेरी और मेरे बच्चे की सेवा न करनी पड़े। और आज जब मैं और मेरा बच्चा एकदम ठीक हो गए तब आप आई हैं 2 महीने के बाद। अब आपके इस झूठे प्यार की जरूरत नहीं है हमें। अब रमोला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबसे माफी मांगती है। अब वो अपनी अमीरी का घमंड नहीं दिखाती। अब अमीर बहू भी अपनी गरीब जेठानी के साथ खुशी खुशी रहती है।